सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकल्स यूट्यूब चैनल। पिछले काफ़ी वक्त से मेरे पास स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि बॉस हमें ऑर्गेनन पढ़ने में दिक्कत आ रही है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑर्गेनन को पढ़ना कैसे है, या फिर जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। क्या हमें एग्ज़ाम में सीधे कंप्लीट एफोरिज्म लिखना होगा, या फिर जो एफोरिज्म के अंदर है वो लिखना होगा, या फिर है ना सीन किस तरीके से रहेगा। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ ये है ना, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि बॉस ऑर्गेनन को किस बुक से हम पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करें। जैसे कि हम लोग आर.ई. डजन है ना प्रेफर करें, या फिर बी.के. सरकार प्रेफर करें, ए.के. दास, या फिर जो है नागेंद्र बाबू। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है किस तरीके से आते हैं ऑर्गेनन में। ठीक है। आंसर किस तरीके से लिखा जाना होता है वो भी, और पढ़ना किस तरीके से है और किस बुक से है वो भी। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला डाउट है स्टूडेंट्स का वो मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से है ना क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के अपने आना क्वेश्चंस देखेंगे तो एग्ज़ाम में कभी भी है ना एफोरिज्म पूरा का पूरा नहीं आता। ऐसे नहीं आता कि भाई एफोरिज्म नंबर है ना 10, एफोरिज्म नंबर 69, एफोरिज्म नंबर 79, 104, 103 ये लिखो। तो मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर.ई. डजन में कि एफोरिज्म पूरा एक पैराग्राफ टाइप दे रखा होता है कि एज इट इज़ लिखना हो। नहीं, ऐसा नहीं आता। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि उस एफोरिज्म के अंदर क्या है उस तरीके से आते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम में एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो कि अभी 2020 का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी, राइट द डिटेल अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज। ठीक है, ये था। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, डिस्क्राइब इन डिटेल। या फिर व्हाट डू यू मीन बाय मियाज्म, डिस्क्राइब सोरा मियाज्म इन डिटेल विद एफोरिज्म। ये 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा उसमें एफोरिज्म लिखना है। जैसे कि मान लो व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी, ठीक, ये क्वेश्चन आया। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर शुरू करने से पहले आपको लिखना है सबसे पहले एफोरिज्म नंबर। ठीक है, कि ससेप्टेबिलिटी है कौन से नंबर के एफोरिज्म में दी गई है, तो आप आंसर लिखेंगे, देन फिर सबसे ऊपर एफोरिज्म नंबर, देन उसके नीचे फिर है ना पूरा डिस्क्राइब करेंगे ससेप्टेबिलिटी के बारे में जितना भी आपको डिटेल नॉलेज है, पूरा ससेप्टेबिलिटी है ना डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज, इस तरीके से। ठीक, दूसरा जैसे कि व्हाट इज नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो लिखेंगे एफोरिज्म नंबर, फिर वहां पे लिखा जाएगा कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर कौन से एफोरिज्म में है उसका नंबर, देन फिर पूरा फिर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर हेडिंग डाल के पूरा नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में पूरा हम लोग अच्छे से ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूरा एफोरिज्म नहीं लिखना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका एफोरिज्म नंबर और जो पूछा गया है वो डिटेल में है ना लिखना होता है। तो इसके लिए पता है क्या होना चाहिए कि हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि कौन से एफोरिज्म में क्या दे रखा है। ठीक है, कौन से एफोरिज्म के नंबर में क्या दे रखा है, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारा मेन चीज जो मैटर करती है ना वो ये होती है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अंदर का। ठीक है, कि जैसे कि हमें ये चीज ससेप्टेबिलिटी है तो हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ससेप्टेबिलिटी क्या है, हम उसको एलैबोरेट कर सकें। ठीक है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या है, हम उसको अच्छे से एलैबोरेट कर सकें। ये नहीं कि हम सिर्फ हमें ये रटना है कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर इस नंबर के एफोरिज्म में, ससेप्टेबिलिटी इस नंबर के एफोरिज्म में, बस इतना याद कर लिया और काम हो गया। हमें अंदर का जो मेन चीज है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए नंबर के अलावा। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक चीज। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली चीज, आपको मान लो नंबर तो लिखना ही होता है और देन फिर अंदर का एक्सप्लेन करो। अगर मान लीजिए किसी केस में ऐसा आया कि आपको नंबर याद नहीं है कि ये वाला ससेप्टेबिलिटी है कौन से नंबर के एफोरिज्म में है, तो ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो उसको मत लिखिए। ठीक, याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद आ रहा तो वो मत लिखिए। लेकिन जो अंदर का लिख रहे हैं यानी पूरा जो ससेप्टेबिलिटी लिख रहे हैं, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर लिख रहे हैं, उसको अच्छे से एलैबोरेट करके लिखिए। वो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एफोरिज्म नंबर नहीं भी लिख रहे हो और अगर है ना अंदर का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से लिख रहे हैं ना, तो भी आपको पूरे नंबर मिलने हैं। ठीक है, या तो फिर ये है कि आपको मान लीजिए एफोरिज्म नंबर याद है कि आपने एकदम सही एफोरिज्म नंबर डाला और नीचे जो आप अपना पूरा मैटर लिख रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, कुछ थोड़ा बहुत सा, तो भी काम चल जाता है। ठीक है,
तो यानी कि दोनों ही केसेस से आप काम चला सकते हैं। एफोरिज्म नंबर से ही लिख दे, बीच में थोड़ी सी कंटेंट में हल्की सी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी काम चल जाएगा। वरना अगर एफोरिज्म नंबर याद नहीं आ रहा, कंटेंट आपका एकदम सही है, नीचे का जो पूरा मैटर है वो सही है, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। दूसरी चीज़ ये आती है कि अब सब लोगों का कहना होता है कि बॉस समझ में नहीं आ रहा कि ऑर्गेनन कैसे पढ़ें। ठीक, तो ऑर्गेनन पढ़ने के दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तो ये होता है कि आप जो है एफोरिज्म वाइज पढ़ें, मतलब फर्स्ट एफोरिज्म सेपरेट पढ़ें, मतलब फर्स्ट एफोरिज्म में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में, एट में, अलग अलग पढ़ें इस तरीके से। एक रहता है कि आप है ना कंबाइंड स्टडी करें, जैसे कि ये कंबाइंड स्टडी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप बुक्स को देखेंगे, लाइक नागेंद्र बाबू है, ए.के. दास है, इन जैसी अगर आप बुक्स उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें क्या है ना कि मतलब सीधे लिखा हुआ है कि एफोरिज्म नंबर 1, ठीक है, फिजिशियंस एंड मिशन ऑफ द फिजिशियन, देन फिर उसमें पूरा का पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसके एक एक टर्न को और सब कुछ, है ना। इसी तरीके से आगे 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 आगे, है ना, हर एक चीज़ को एक कंबाइंड फॉर्म में जो है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, तो आप चाहें तो है ना इन बुक से पढ़ सकते हैं, यानी ए.के. दास ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए तो ए.के. दास अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है, ए.के. दास, नागेंद्र बाबू, है ना। बी.के. सरकार भी कई जगह पे यूज़ होती है, तो बी.के. सरकार जो है एक अच्छी हाई लेवल की बुक है। मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि बी.के. सरकार जो है ना, नॉर्मली कई लोगों को समझने में दिक्कत होगी शुरुआत में, तो बी.के. सरकार से प्रेफरेंस दे के मेरे ख्याल से आप ए.के. दास या नागेंद्र बाबू आप प्रेफरेंस एक बार को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इनसे पढ़ के देखिए। ठीक है, तो आपको जब आप इसमें सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको है ना इसमें बेहतर समझ में आएगा कि ऑर्गेनन पढ़नी कैसे है। ठीक है, मैं इसका भी एक तरीका बताता हूं। ठीक, ओके, देखिए मैं एक अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि मैंने किस तरीके से पढ़ी थी, जो मेरा तरीका था। ठीक है, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो है सेल्फ स्टडी करता था एंड देन इसको अंडरलाइन है ना करता रहता था। ठीक है, मैं खुद से ही है ना रीडिंग लगाता जाता और जो है उसको अंडरलाइन करता जाता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो है ना रीडिंग लगानी है। ठीक है, आप है ना कोई भी बुक, नागेंद्र बाबू, ए.के. दास, कोई भी पकड़ लीजिए, है ना, रीडिंग लगाना शुरू करिए। वो भी ऐसे कि आप उसको पढ़ रहे हैं, देन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके खुद को ही समझा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी है, मान लीजिए XYZ कुछ भी आपने पढ़ा और जो है आपने खुद को ही है ना समझाया उस तरीके से, तो क्या रहेगा कि धीरे धीरे एक बार में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आप उसको जो भी की पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कर, एक बार में थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार में और अच्छे से है ना याद आ जाएगा। जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम दिमाग में सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर फिट बैठ जाएंगी। ठीक है, एक तो आप ये अप्रोच रख सकते हैं। दूसरा अप्रोच आप क्या रख सकते हैं? दूसरा अप्रोच आप ये रख सकते हैं कि आप जैसे कि आर.ई. डजन वगैरह इनसे पढ़ें, तो इंडिविजुअल एक एक एफोरिज्म का अलग अलग है ना पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा नोट्स की हेल्प लगेगी। ठीक है, या तो फिर आपके टीचर्स जो नोट्स बनवा रहे हैं उनसे, अगर वरना तो जो है नोट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो आपको इंडिविजुअल एफोरिज्म के पूरा का पूरा क्या दे रखा है उसमें इंडिविजुअल पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आप है ना पहले उनको देखिए, देन फिर है ना उसके बाद जो है आर.ई. डजन में जो एफोरिज्म है उनको देख लीजिए, क्योंकि आर.ई. डजन में थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सी है। ठीक, तो आप है ना ये अप्रोच रख सकते हैं। ओके, तो ये दो मेन बेसिक तरीके थे जिनके थ्रू आप है ना ऑर्गेनन पढ़ सकते हैं। एंड सबसे एक और चीज़ मैं बता दूं, ऑर्गेनन एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी मेडिकल प्रैक्टिस का भी। और लोग क्या होते हैं कि उनको ये लगता है कि नहीं यार सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑर्गेनन वगैरह में क्या ही है, सिर्फ एफोरिज्म दे रखे हैं। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रैक्टिस का, हमारी होम्योपैथी का। ओके, जब आप अपनी ऑर्गेनन पे कमांड पालेंगे ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपके क्लिनिकल्स भी बहुत अच्छे होंगे, और एक जो होम्योपैथी को लेके जो ब्रॉड नॉलेज है ना, आप बेहतर समझ पाएंगे होम्योपैथी को। ठीक है, तो इसी वजह से ऑर्गन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ऑर्गेनन के आप सिर्फ और सिर्फ मटेरिया मेडिका के दम पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लिटरली आप नहीं कर सकते। इसी वजह से ऑर्गन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब आप पीजी के लिए जाएंगे तो पीजी या मेडिकल, पीजी के लिए भी या मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स वो बहुत ज़्यादा है ना इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। 4 जो
तो जब आप पीजी के लिए जाएंगे तो ये जो 4 जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके फार्मेसी, ठीक है, आपका रिपर्टरी, आपका ऑर्गन और आपके मटेरिया मेडिका, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा मार्जिन है ना, मतलब है ना, रखते हैं उसमें, आपकी पीजी में भी और मेडिकल ऑफिसर में भी, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। एंड अगर इसी के बाद भी अगर आपका है ना कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।